आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो आपके सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको विषय कोड जो है वह लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र कोड सेट मिलेगा और यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र क्रमांक देखने को मिलता है। आपको इस प्रकार से जब आप एग्जाम में जाएगा ना, तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि कहीं पे कटा फटा कोई गड़बड़ तो नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर में, और उस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़ने के बाद से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको पूरे के पूरे 80 प्रश्न मिलेंगे। तो देखते हैं कि हम सभी का जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि समतल दर्पण में क्या होता है। तो याद करके रखना है बाबू आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, सीधे आपकी परीक्षा में यही सभी प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आता आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। किसके कारण होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपको पहले से इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप बताते रहिए, क्योंकि आप बताइएगा तो ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीट याद हो जाए और आप परीक्षा में आए तो धमाल मचा दे। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वह कैसा होता है। तो काफी इजी प्रश्न है, फटाफट बता सकते हैं आप लोग कि हरा होता है। जिसको याद नहीं है वो याद करते जाएंगे बाबू। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आपके एग्जाम में आएगा, फटाफट से आपको टिक कर देनी है। जिस प्रकार के एग्जाम में 80 प्रश्न देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको 40 ही प्रश्न को सॉल्व करके आना है आपको अपने परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह रोग कौन होता है। तो एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है बाबू? एनीमिया होता है। यह तो आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बात करते हैं हम लोग, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि 80 क्वेश्चन हम लोग को करना है। समय को ध्यान रखते हुए हम लोग फटाफट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक होता है, H2 और CO2 भी आवश्यक होता है, यानी कि इनमें से सभी जो इसका ऑप्शन डी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार ये क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, लाजवाब प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी है वह क्या है। वैसे तो आपको जो न्यूमेरिकल पे हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे देंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, यानी कि P बराबर क्या दिया गया, 1 डायप्टर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि P बराबर क्या होती है, 1/f होती है। ये कब होती है? जब मीटर में होता है। लेकिन जब सेंटीमीटर में होता है तो क्या होता है, ऊपर 100 होता है, यानी कि 100/f होती है। तो P का वैल्यू हम लोग का 1 दिया गया, 1 बराबर 100। अब बट्टे f का वैल्यू आपको निकालना है, तो f आपका नीचे हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे, 3 गुणा कर देंगे, यानी कि 1 में f से गुणा करेंगे हो जाएगा f, और उसके बाद से आपका 1 में 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी कि f बराबर वैल्यू जो आ जाएगा 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस के लिए बात की जा रही है कि प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चिन्ह प्रपाटी नियम ये कहता है कि अगर अवतल दर्पण में कोई भी रहती है, फोकस दूरी अगर रहती है तो ऋणात्मक होगी, लेकिन अगर उत्तल दर्पण में रहती है तो वो प्लस रहती है, यानी कि पॉजिटिव में रहती है। तो यहाँ पे ये उत्तल लेंस की बात की जा रही है, उत्तल लेंस की, माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्लस में होगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला है आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन अगर आपको छोड़ करके जाते हैं आप तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन है उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, अगला नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी लाजवाब प्रश्न है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस संभवतः है, यह किस प्रकार की है। तो आपको हमने पहले बताया कि जो माइनस में होगा वह आपका अवतल होगा, जो प्लस में होगा वह आपका उत्तल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस में, यानी कि यह अवतल हो जाएगा दोनों का दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक कौन कहता है, चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार ये होता है।
सिर पर पैटी नियम क्या है आपको हम बता देंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि वीडियो आए आपको जानकारी हो जाए। और देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा यार, प्लीज लास्ट तक बनिए अगर वीडियो को आप प्ले कर चुके हैं तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है। तो देखिए सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो याद करके अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। लेकिन वही चीज अगर निकट के लिए बात की जाती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। निकट के लिए बात करेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर के लिए बात करेगा तो अनंत होगा, यानी कि यहां पे ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको पता है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बताते भी रहिए, चलिए जिससे कि हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगला प्रश्न कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र है वह निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। निकट को साफ नहीं देख पाता है इसका मतलब दूर की वस्तु को साफ देख पाता है। तो दूर की वस्तु को जब वो साफ देखेगा तो दूर दृष्टि दोषी हो जाएगा, यानी कि उल्टा होता है, जहां का वस्तु देखेगा वही दोष होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बस आप सिंपल भाषा में और आसान भाषा में एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ लीजिए कि जो चीज दिखाई देगा वही दोष हो जाएगा, बस इतना सिंपल भाषा में याद कर लीजिए। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को साफ देख पाता है उसे दूर दृष्टि दोष हो गई है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वह ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर है, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न ये आपका धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है। मनुष्य शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह क्या होती है? तो याद करके रखिएगा कि लीवर होती है। क्या होती है? लीवर होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा जो रोग होता है वह किसके द्वारा पनपता है, यानी कि किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण, यानी ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको दिमाग में बैठाते जाना है क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में क्या होता है, आपको ये बताना है। तो मानव नेत्र में याद करके रखिएगा कि उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 15 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है हम सभी क्या काफी शानदार प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जो मानव नेत्र है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो आप देखते हैं वह नेत्र में किस भाग पे बन जाता है। तो याद करके रखिएगा कि वह नेत्र में रेटिना पे बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो याद करके रखिएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन को। क्या होता है? प्रकाश का परिकिरणन, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर है ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। जो एक कूलम्ब विद्युत आवेश होता है ये क्वेश्चन आपको बता दें कि इंटर में भी पढ़ने जाइएगा तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना होता है? 6.25 इंटू 10 का पावर 18 कितना होता है? 6.25 गुने 10 का पावर 18 आपका होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। वहां पे आपको इंटर में इसको बताया जाता है कि इसको निकाला कैसे जाता है, हालांकि आपको भी हम बता देंगे आगे जब आपको बताएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि एक एमीटर का परिसर जो है 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवाइसों की जो संख्या है वह 30 जोड़ी गई है, यानी कि 30 है। तो उस एमीटर का अल्प मापांक जो होगा वह कितना होगा ये आपको बताना है। तो गणना करके बताना है। इसका राइट जवाब होगा 0.01 एम्पियर होगा। कितना होगा? 0.01 एम्पियर होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ये डी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि थायरॉक्सिन का श्रवण जो होता है वह कहां से होता है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का जो श्रवण होता है बाबू वह कहां से होता है। तो याद करके देखिएगा थायरॉक्सिन का श्रवण जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से ही होता है, यानी कि थायराइड से होता है। ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मानव में डायलिसिस थैली जो है वह कौन सी है। तो याद करके रखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहते हैं और आपके एग्जाम में नेफ्रॉन का जो है चित्र है ये बनाने के लिए आता है, जो कि 5 नंबर के लिए आता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन
ठीक है, इसका चित्र बनाने के लिए आता है, तो ये आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन का पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह उपचयन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है आप सभी को पता है, जरूर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हम बता देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई जो मात्रक होता है वह क्या होती है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। और इसे कैसे सूचित किया जाता है, कूलम को सी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है सी से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है वह कितना होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण अतिभारण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे काफी जबरदस्त प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में धमाल मचाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 6 एम्पियर प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को क्या किया गया है, श्रेणीबद्ध कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है इसे। तो पहली कुंडली के सिरों के बीच का जो विभवांतर निकल के आएगा वह विभवांतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसका विभवांतर निकलेगा लगभग 8 वोल्ट के बराबर वो निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह राइट जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। जो एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वह स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, तो याद करके रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपकी एग्जाम आएगा, फटाफट से आपको टिक कर देनी है, आपको धमाल मचा देना है परीक्षा में। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको एक साथ जोड़ करके अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादों में लैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो कि फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी नंबर कह रहा है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अंतिम तक बने रहिए। ये पीडीएफ ये कहां से मिलेगा आपको, ये भी सारी जानकारी बताएंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर वगैरह कहां से प्राप्त कर सकते हैं, सारा का सारा आपको प्रोसेस बताया जाएगा। आपके एग्जाम इसमें अगर आप आए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं तो काफी जबरदस्त है, आपके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि आपको सारा चीज मिल जाएगा और आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि काफी शानदार प्रश्न है, मजा भी आएगा इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से कौन जो है वह लैंगिक जनन संचारित रोग होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गोनेरिया और सिफिलिस और एड्स ये सभी जो है वह लैंगिक जनन संचारित ही रोग है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि जनन संख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि जो है वह क्या चीज है। जनसंख्या नियोजन के लिए यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि जो है वह क्या चीज है, तो वह कंडोम है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझिएगा प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। यहाँ पे है प्रश्न स्क्रीन पे आपके। अब यही क्वेश्चन को थोड़ी सी दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है, प्रश्न कर दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है। पुरुष के द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या था, अभी आपको बताया कंडोम था। उसके बाद से जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या चीज है, तो सर्जिकल विधि है आपका, इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर हो गया, स्त्री नसबंदी होता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्जिकल विधि। अगर सर्जिकल विधि की बात नहीं की जाती है तो कॉपर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, कितना होता है, तो वो होता है सभी बिंदु पर समान होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वह सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है। फ्लेमिंग के जो बाम हस्त नियम होता है उसमें बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वह किसको संकेत करती है, तो याद करके रखिएगा कि वह संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसे संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है या बी
नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण जो होती है वह कौन होती है? तो सबसे प्रबल जो लवण होता है वह NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है NaCl यही आपका होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये अगला प्रश्न कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या चीज है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से बताना सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो कह रहा है आपका राइट उत्तर है। याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट से टिक कर देनी है कि मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन जो होता है वह हाइड्रोजन से जब संयोग कर लेता है क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। यह याद करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या बनाता है वो? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो 36 कतार होते हैं वो 36 कतार को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, देख सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या करेगा। एक बार और पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को जितना बार पढ़िएगा उतना ही आपके दिमाग काम करना चालू करेगा। क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जैसे कि अल्फा हो गया किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी? तो उसकी दिशा क्या होगी? ऊपर मुखी होगी। कैसी होगी उसकी दिशा? ऊपर मुखी होगी। यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि विद्युत और चुंबक तत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगा दिया था? विद्युत और चुंबक तत्व में जो है वह घना संबंध है, इसका पता किसने लगाया था? तो याद करके रखिए, ऑस्टर्ड ने लगाए थे। यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल जो यांत्रिक विधि होती है, जो आपको हमने पहले भी इसके बारे में बताया। क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि आपको हमने बताया और यहाँ पे सरल यांत्रिक विधि की बात की जा रही है। तो हमने इसके भी बारे में आपको शुरू में बताया था, तो याद होगा आपको, कॉपर टी के नाम से आपको हमने बताया था कि कॉपर टी होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन संचारित रोग हर्षित है। क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? उसका जवाब इसका हो जाएगा कि वायरस जनित रोग। कौन से रोग है वो? वायरस जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए, अगर जोड़ा ना पूछ करके संख्या केवल पूछे तब तो दूसरा होगा, और जोड़ा पूछता तब तो दूसरा होगा। तो यहाँ पे जोड़ा पूछा जा रहा है, क्या होगा? 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगर केवल संख्या पूछता है तो 46 होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद करके रखनी है। आपके एग्जाम आएगा तो फटाफट से टिक कर देना है और अंतिम तक बने रहिए। जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको 80 क्वेश्चन में मात्र 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ये बात याद करके रखनी है आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे हम लोग 80 में 80 देखेंगे क्योंकि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, और जितना भी वीडियो नहीं देखे सारा वीडियो एक एक देखिए। आपसे एक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? जो कीटों के पंख होते हैं, चमगादड़ के जो पंख होते हैं, वह किस तरह के अंग होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि समृद्धि अंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आ जाएगा आपका सी नंबर, ये राइट जवाब हो जाएगा। दिमाग में बैठाते जाइए, जिसका उत्तर पता नहीं है स्क्रीनशॉट लेते जाइए, याद कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जाम में जाइएगा तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। देखिए, समय काफी कम आपके पास, समय को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी कीजिए और एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कीजिए आप। अगला प्रश्न है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है। परिनालिका में जो धारा प्रवाहित होती है तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो याद करके रखिएगा, ये प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण को। किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय गुण को ये प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग जो है किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों के दिन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब बादल छाया रहेगा तो सूर्य निकलेगा नहीं, हमें तो प्राप्त होगा नहीं ये, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न देखिए कितना धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक को निर्मित करता है, यानी कि निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलय है। कैसा यौगिक यह जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है या निर्माण करता है, यह यौगिक जल में विलय होता है, यह तत्व आखिर में है तो कौन सा तत्व है, तो याद करके रखिएगा कि वह कैल्शियम है। कैसी है वो कैल्शियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जो जिंक के बजाय टीन का लेप कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जो है जिंक की जगह टीन का लेप कर दिया जाता है, इसका कारण क्या होता है, याद करके रखिए कि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अधिक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, टीन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो काफी ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसी के कारण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, या सुचालक होता है। चालक कहे तो और सुचालक कहे तो दोनों बात बराबर है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि एजी जो होता है ये आपका होता है सुचालक होता है। ये आपका ऑप्शन जो कह रहा है बी नंबर, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इथेन का आणविक जो सूत्र होता है, याद रखिए कि इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C2H6 होता है। तो क्वेश्चन है कि इथेन का जो आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें क्या होता है, तो याद करके रखिएगा इसमें जो आपका होता है वह आपका 7 जो होता है वो सहसंयोजक आबंध होते हैं। क्या होते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है बाबू, ये याद करके रखिएगा आपके एग्जाम में, मतलब कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है। किसका, इथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर जो हो जाएगा वह राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि जितने क्वेश्चन है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निर्मित कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ये क्या चीज है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो याद करके रखिएगा इसका जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। वो है क्या चीज है, वो नाभिकीय ऊर्जा है, तो याद करके दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या चीज है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है बाबू, तो याद करके रखिएगा इसका राइट जवाब हो जाएगा यूरेनियम है। क्या चीज है, यूरेनियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला अपना नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जिन जो शब्द है वह किसने प्रस्तुत कर दिया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जोहान्स ने जो है उसे प्रस्तुत कर दिया था, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों के जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी जो उत्पत्ति के समय पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे जो पौधे थे वह बौने थे। इसे कैसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिकी रचना निम्न थी, यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको क्या बताना है। एक बार और को क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल ने एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे उन्होंने ले लिया, का संक्रमण उन्होंने क्या किया कि बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे उनसे कराया। इनकी संतति के सभी जो पौधे में थे उसमें पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे। इससे कहा क्या जा सकता है, यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिकी रचना क्या थी, तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर कि एक कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल दोनों डब्ल्यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण जो होता है वह क्या होता है, तो ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है कि हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद होता है
वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। चलिए तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम सभी का अगला नंबर प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्न, यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। काफी बार बार आपको हम बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा और वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में काफी बच्चे गलती करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता होती है। तो काफी बच्चे चिंपैंजी मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमें बात की जा रही है, विकासीय दृष्टिकोण से चीन के विद्यार्थी से हमारी सबसे अधिक समानता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। एनसीईआरटी किताब जब आप पढ़िएगा तो उसमें इसका उत्तर दिया गया है, ठीक है। जो आपका साइंस का किताब है एनसीईआरटी का, उसमें दिया गया है। काफी जगह आंसर चिंपैंजी होता है, जो कि चिंपैंजी नहीं होगा, कंफर्म कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण जो है इसमें है, जैव अनिम्नीकरण इसमें से कौन से है, आपको ये बताना है। फटाफट से इसका राइट जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। तो जैव अनिम्नीकरण की बात करते हैं तो इसका कागज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वह निम्न में से कौन नहीं है। तो इसका राइट आपको जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद करके रहेगा कि नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हमारे शरीर में पीएच कितने परस के बीच कार्य करता है, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है कि जो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी कि 7 से लेकर के 7.8 तक कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विक जल के साथ आपका अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, तो इसका राइट जवाब होगा, याद करके कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर कह रहा है, यह सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो याद करके रखिएगा कि वो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगमरमर का जो सूत्र होता है बाबू वो क्या होता है। ये काफी बढ़िया प्रश्न, याद करके देखिएगा। वैसे तो सारा का सारा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप मतलब कि इसमें दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको ये बताना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि CaCO3 होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि कापर चूड़ी को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन है कि कापर चूड़ी को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का जो रंग होगा वह कैसा होगा, तो उसका रंग होगा काला, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा आपका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया CuO+H2 से बनता है, Cu+H2 ये टूट करके, तो ये किसका अपचयन है। यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, तो याद करके रहेगा यहाँ पे अपचयन जो हो रहा है बाबू वो आपका CuO का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जब ये टूटा तो क्या हो गया, केवल C हो गया, यानी कि अपचयन हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वहां पे कमी हो गई। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो परत होती है वह किसमें पाई जाती है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बढ़िया तरीके से समझते जाइएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जो जलीय आहार श्रृंखला है इसमें से कौन है, आपको ये बताना है, सोच समझ करके आपको जवाब देना है। तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शैवाल, शैवाल से जलीय कीट, जलीय कीट से मछली हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है। कह रहा है कि लाल को नीला कर देता है, यानी कि वो क्षार होगा, तो क्षार का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक ऑप्शन किसमें है, 10 है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में जो कौन सा अवलोकन इसमें से सत्य है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए कि यह सिरका से जैसी गंध देती है। यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है
कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग जो होता है वह आखिर में कैसा हो जाता है? तो इसका बिल्कुल जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नीला और काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला और काला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है फटाफट से। बिल्कुल, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि फलों के छिलके, केले, नींबू का रस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जब आपका बी नंबर जो दिया गया है ये आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत होते हैं? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत होते हैं? तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो राइट जवाब अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न, आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। मात्र 80 क्वेश्चन हम लोग को करना है। प्रश्न अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न हम सभी का कि ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वह कौन होते हैं? तो याद रखिएगा कि भूतापीय ऊर्जा होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर है आपका बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है हम सभी का काफी कमाल का प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है? इसमें से लवण कौन है? तो आपको याद होनी चाहिए कि K2SO4 जो है एक प्रकार के लवण है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर है ये आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसमें से जो कौन है आपका एक अधातु होता है? तो कार्बन एक प्रकार की अधातु है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है वह ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? इसमें से उपधातु कौन सी है आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें का सी नंबर जो दिया गया है Ge गीलियम, यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण का आधार जो होता है वह क्या होता है? तो मेंडलीव के वर्गीकरण का जो आधार है वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किए थे वे किए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 76 नंबर प्रश्न। काफी कम प्रश्न बचा हुआ क्योंकि 80 क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कह रहे हैं कि आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत के क्या होते हैं? तो यह विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है यह सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहे हैं कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है? किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है? तो एक समान होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है वो आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है हम सभी का 78 नंबर प्रश्न के आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो आपका वो कौन सा आवर्त है? तो 7वां जो आवर्त है वो अभी तक अधूरा है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर है आपको याद कर लेना है कि सी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है ये आप पीडीएफ वगैरह कैसे ले सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है, यानी ऑप्शन जो आपका कह रहा है बी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को। इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए 2022 के लिए 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल पेपर
जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक जो है डाल दिया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपको आ चुका है यहाँ पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। तो और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो।